नमस्कार दोस्तों। संगणक का जो पेपर हुआ है उसकी आंसर की जो मैथ्स की आंसर की है उसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो मैथ्स में एक सवाल आया था कि यदि 5 विद्यार्थियों ने, यह आया था कि एक विद्यार्थी ने परीक्षा में निम्नलिखित प्रतिशत अंक प्राप्त किए और उसको विषय में अंक जो थे वो इंग्लिश में उसने, देखो मैं सवाल नहीं लिख रहा हूँ, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसका सॉल्यूशन लिखेंगे क्योंकि सवाल आपके पास पेपर में उपलब्ध है और उनका सॉल्यूशन हम यहाँ पे करेंगे। दे रखा था कि इंग्लिश में उसे 60 अंक मिले, हिंदी में उसे कितने मिले हैं, 75 अंक मिले हैं। इसके बाद मैथ्स में उसे मिले हैं 63 अंक। इसके बाद मिले फिजिक्स में, और फिजिक्स में मिले उसे 59, और इसके बाद केमिस्ट्री और इसमें मिले हैं 55। और बताया गया है कि इनका भार जो है वो भार क्या दे रखा है, 1 2 1 3 और 3, और भारित माध्य चाहिए। तो पहले इनको करेंगे गुणा, तो 60 को 1 से गुणा करेंगे 60, 75 को 2 से गुणा करेंगे 150, 63 को 1 से गुणा करेंगे 63, 59 को 3 से करो तो 9 3 27, हासिल की 2 5 3 15 और 2 17, 55 को 3 से गुणा करेंगे तो 5 3 15, 1 हासिल की 5 3 15 और 1 16। इन दोनों का करेंगे योग तो ये कितना हो रहा है 10, और ये कितना हो रहा है 7 3 10 और 5 15, हाथ की 1, 6 6 12, वो 1 हासिल वाला यहाँ दे दो। तो ये देखो 6 पंजे 30 और 1 31, तो 1 और फिर 3 हासिल की हो गई, 3 और 3 6, तो 615 हो रहा है। और ये 10 माध्य आपको निकालना है। इसने कहा है भारित माध्य। जब भारित माध्य की बात होगी तो इसका जो गुणा करने के बाद ये है, तो 615 में हम क्या देंगे 10 का भाग, आंसर आएगा 61.5। तो राइट आंसर क्या होगा इसका 61.5, जिसके जो ऑप्शन में 61.5 है वह ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अगला सवाल है कि n आकार वाली समष्टि में n आकार के संभावित प्रतिदर्शों या सैंपल की संख्या। देखो n कैपिटल दिया है, तो ये तो बताइए उसने समष्टि, ठीक है, और स्मॉल n दिया है, वो पूछा है संभावित स्तंभ या संभावित प्रतिदर्श या सैंपल। तो इसकी संख्या अगर मैं 100 मानूं और इसकी मानूं 10, तो ऐसे बताओ कि 100 को कितने ऐसे स्तंभों या टुकड़ों में बांट सकते हैं। तो आप कहोगे सर 100 को 100 में हम 10 का भाग दे देंगे तो 10 टुकड़ों में बांट सकते हैं इसको। और दूसरे उदाहरण से अगर यहाँ पे मैं लूं, ये 100 लिया और मैंने यहाँ पर 2 के सैंपल बनाए, तो 2 के सैंपल कितने होंगे, तो 100 में मैं 2 का भाग दूंगा और 50। क्योंकि इसमें कंफ्यूजन आपको ये होगा कि 10 का भाग दिया 10 आया, तो आप कहोगे ये 10 ये वाले ही होंगे, या आप कह सकते हो कि यही संख्या आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ऊपर वाली संख्या में हमने भाग दिया है, उसके बाद रिजल्ट आया है। मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा, कैपिटल एन में स्मॉल एन से क्या करेंगे, भाग देंगे। ये वाला ऑप्शन जिसमें है वो राइट ऑप्शन होगा आपका। इसके आगे एक सवाल आया था कि एक व्यक्ति का वेतन 20% घटा दिया जाता है, उसके बाद उसके घटे हुए वेतन को कितना प्रतिशत बढ़ाएं कि पुराना वेतन मिल जाए। ये सवाल था। तो हम मानते हैं कि उसका पहले वेतन था 100 रुपए। 100 पे गणना इसलिए की जाती है क्योंकि गणनाएं आसान हो जाती है। उसने कहा कि उसके वेतन में से 20% क्या करना है, माइनस। तो 100 का 20% आप माइनस करोगे तो क्या होगा, 80। अब वो कह रहा है कि इसमें क्या प्लस किया जाए, कितने प्रतिशत की वापस 100 हो जाए।
आप लोग देखोगे इनका अंतर कितना, 20 का। बढ़ाना किसको है, 80 को। गुणा कर दो 100 से, ये यहाँ से 4 बार, 4 से ये 25 बार, मतलब 25% आपको क्या होगा, बढ़ाना होगा। तो क्या होगा, वह वापस अपने पुराने मान तक पहुंचेगा। तो जिसमें 25% है वह आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला सवाल था कि वर्ष 2005 में सूचकांक 100 है और 2006 में 4% की कमी, 2007 में 6% की कमी और 2008 में भी 4% की गिरावट, 2009 में भी 3% की वृद्धि। तो ये कह रहा है कि वर्ष 2007 को आधार मानना है और 2008 का सूचकांक ज्ञात करना है। देखो शुरुआत कहाँ से हुई थी, 2005 से, और 2005 के सूचकांक 100 हैं। 2006 की जब बात होगी, 7 की भी होगी और 8 की भी होगी, क्योंकि हमें 7 और 8 से मतलब है। तो जब बात 7 की होगी, यहाँ से यहाँ तक 6 तक जाता है वो, तो 2006 में 4% की वृद्धि होती है। तो 100 का 4% 4 होगा, वृद्धि हुई है मतलब प्लस होगा। तो यहाँ पर आते आते 104 सूचकांक हो गया। अब कह रहा है कि 7 में जब गया तो 6% की गिरावट आई, मतलब 6% कम। तो 104 का 6% कम करोगे तो हम प्रतिशत को 100 में गणना करेंगे, तो 6 कम करने के बाद क्या होगा, 94%। या इसको कहेंगे कि ये मान क्या होगा, 2007 का मान होगा। अब 2007 के मान को 2008 में वो जा रहा है, तो उसकी गिरावट कितनी आ रही है, 2008 में 4% की फिर से गिरावट आ रही है। 7 को आधार वर्ष माना, इसको आप कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट नहीं भी करते हो तो यहाँ पे इसके साथ माइनस में क्या करेंगे, 104 इंटू 94/100 है, इसमें 4% माइनस करेंगे तो 96/100 एक और आ जाएगा। मैंने पहले से ही आपके लिए गणना कर ली है, इसका मान मिल रहा है मेरे को 97.76। जब 97 का अब मैं 4% करूंगा तो इसका मान तो मेरे पास ऑलरेडी है, ये 97.76। और इस पे ही देखना है कि ये कितना आगे बढ़ा, कम हुआ। कम हुए की बात करेंगे तो ये देखो यहाँ से मिलेगा 96/100। इसकी आप गणना करोगे तो ये आएगा 93.85। जब ये 93.85 आया तो ये ऑप्शन सही होगा। एक्चुअली में ये कैलकुलेशन आ क्या रही है, 93.8496। ये 4 है तो अगला डिजिट 5 में कन्वर्ट हो जाएगा 9 की वजह से, तो ये हो जाएगा 93.85। ऑप्शन जब आप देखोगे तो 93 का एक ही ऑप्शन आपको मिल रहा है, 93.85। तो आप बाय ऑप्शन बी देख सकते हो, तो ये वाला चीज सही होगा। ठीक है, तो आप यहां से क्या करेंगे, जिसमें ऑप्शन में 93.85 है उसको क्या करेंगे, सही मान लेंगे। ठीक। अगला सवाल है कि 10 अवलोकनों का माध्य तो है 20 और माध्यिका है 15 और प्रत्येक अवलोकन में 6 जोड़ा जाए तो नए अवलोकन सेट का बहुलक पूछे। देखो माध्य तो है 20 और माध्यिका कितनी है 15। माध्यिका कितनी है 15। अब प्रत्येक अवलोकन में 6 जोड़ा जाता है तो हमेशा ध्यान रखना माध्य भी 20 से 26 हो जाएगा, माध्यिका भी 15 से 6 प्लस होके 21 हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है, मैं कहता हूं कि 1 3 2 5। ठीक।
ये है, तो इसकी माध्यिका की बात करेंगे तो इसे पहले सेट करेंगे 1 2 3 और 5 में। अब इसमें मैं प्रत्येक में अगर 6 जोड़ूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, 6 और 1 7, 2 और 6 8, 3 और 6 9, 5 और 6 11। मतलब माध्यिका तो फिर से इनका ही क्या मिलेगी, मध्य पद। और माध्य भी क्या होगा, ये 6 हमेशा सब में जुड़ रहा है तो माध्य में सीधा जुड़ जाता है। तो इन दोनों में जोड़ दिया। बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये फॉर्मूला इनमें संबंध है। तो 3 इंटू माध्यिका कितनी 21 माइनस 2 इंटू माध्य कितना 26। गणना करेंगे तो ये 21 या 63 माइनस 26 दूना 52, क्या मिला 11। जो ऑप्शन में है, जिसके ऑप्शन में 11 है वही ऑप्शन है राइट होगा। आपके पास जो पेपर है उसमें आप चेक कर लो 11 ऑप्शन कौन से ऑप्शन में है। तो 11 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है एक जिसमें सारणी दे रखी है, वस्तु दे रखी है, प्रति मूल्य दे रखा है और खपत की मात्रा दे रखी है। और उसके बाद पूछा है कि आपको इसको 2000 वर्ष को आधार मानकर 2015 में जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक की गणना करनी है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले 2010 का निकालेंगे, फिर 2015 का निकालेंगे और 10 के अकॉर्डिंग देखेंगे कि 15 में क्या हो रहा है। तो निर्वाह सूचकांक पहले देखो 10 में दे रखा है A, B और C। 10 का दे रखा है यहाँ पे 10, 20 और 30। और उसकी ज़रूरत के हिसाब से भी देखेंगे 2015 का भी मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए 20, 30 और 80। ज़रूरत वस्तु की खपत क्या है, खपत है 3, 4 और 2। तो पहले 2010 का देखेंगे, 10 को 3 से गुणा करेंगे 30, प्लस 20 को 4 से गुणा करेंगे 80, प्लस 2 को 30 से गुणा करेंगे तो 60। खपत आई 170 की। 2015 में देखेंगे, गुणा करके लिखोगे आप तो 20 को 3 से तो 60, प्लस 30 को 4 से तो 120, प्लस 80 को 2 से तो 160। खपत आई है 340 की। इन दोनों में देखोगे तो 340 आधार वर्ष मानना है 2010 को। तो 2010 के अकॉर्डिंग जब आप बात करोगे तो ये 2 बार मतलब 200% की क्या है, वृद्धि। तो आपको ऑप्शन में देखना है जिसमें 200 दे रखा है वही सूचकांक सही होगा। तो बी ऑप्शन इस मेरे वाले पेपर में है, आपके जो भी 200 है वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे एक सारणी वाला सवाल और है जो सवाल देखने में बहुत बड़ा लग रहा है। आप लोग ऐसे सवाल को बिल्कुल आसानी से ज़रूर देखें, क्योंकि देखने से आप इस सवाल को बड़ा समझ के आप इसे छोड़ सकते हो। लेकिन एक बार सवाल पढ़ेंगे, दे रहा है निम्नलिखित सारणी का अध्ययन करते हुए दी गई सूचना के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। संख्याएं दे रखी है ABCD में 4 वर्ष और 4 क्लब दे रखे हैं। इसके बाद कह रहा है कि ये मानते हुए कि एक व्यक्ति एक ही क्लब में जा सकता है और पूछ रहा है कि 2015 में कुल कितने व्यक्ति ने किसी भी क्लब में पंजीकरण किया। मतलब सीधी सी बात है, 2015 का जो कॉलम है उसकी जोड़ करनी है। भाई इससे सरल सवाल नहीं आ सकता कंपटीशन के एग्जाम में। 2015 का स्तंभ है, उसमें क्या है, 350 में A है, 150 में B है और 100 में C है और 120 में क्या है, D है। इन चारों का जोड़ ही तो करना है यार। जोड़ करने में इससे सरल सवाल मैं तो कहता हूँ कहीं नहीं मिल सकता आपको। 720 क्या आ रहा है, इसका राइट आंसर आ रहा है। तो 720 जिस ऑप्शन में है वही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 2 समूह दे रखे हैं, उनकी माध्य और उनका आकार दे रखा है। आकार दे रखा है कि उसमें N1 संख्याएं हैं और X1 उसका माध्य है। दूसरा समूह है उसमें N2 संख्याएं हैं और X2 क्या है, माध्य। देखो माध्य हमेशा एवरेज होता है, औसत होता है, उसी को हम माध्य बोलते हैं, वैसा समझ सकते हो आप। लेकिन माध्य को अगर इस संख्या से गुणा करेंगे तो इसका टोटल पद मिलेगा, मतलब N1 X1 टोटल आ गई।
n2x2 इसका टोटल मिल गया। और पूछा है कि कुल संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो कुल संख्याओं का माध्य क्या होगा आप समझ सकते हो कि n1x1 प्लस n2x2 बटा n1 प्लस n2। आपके सवाल में x1 बार x2 बार है तो ये सब पे क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन जिस ऑप्शन में आपके पास है उत्तर, वही ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। देख लेना n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार बटा n1 प्लस n2, ये वाला होगा जो क्या होगा, राइट होगा। एक सवाल था कि सांख्यिकी की आंकड़े हैं कि कालक्रम व्यवस्था जिसके घटित समय के अनुसार क्या कहलाती है। तो देखो समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, समांतर गुणोत्तर श्रेणी, ये अलग श्रेणियां हैं। सांख्यिकी में अपने पास कौन सी होगी, तो काल श्रेणी होगी। तो आपका जिसका ऑप्शन काल श्रेणी जिसने राइट किया है वो सही होगा। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो वो कहता है कि एक फैक्ट्री है और उसमें कर्मचारी है, उनका एवरेज मूल्य या एवरेज उनकी जो उन्हें सैलरी दी जाती है वो कितनी है, 444 है। आय 444 है। लेकिन वो कह रहा है कि अगर उसमें पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या का प्रतिशत आपको निकालना है। पुरुषों को वहां पर कितना वेतन मिल रहा है, पुरुषों को मिल रहा है, मेल जो है उनको मिल रहा है 480 रुपये और फीमेल को क्या मिल रहा है, 360 रुपये दे रहे हैं। और 444 एवरेज है तो इसको मिश्रण के हिसाब से भी आप निकाल सकते हो। इनका माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना मिल रहा है, 36, और ये कितना मिल रहा है, 60, 40 वो हो गए और 40 ये और 84। तो यहाँ से हम देखेंगे तो इनको काटेंगे तो ये 12 36 और ये 12 7 84, मतलब 7:3% में देखेंगे तो यहाँ 70 कर सकता हूँ मैं इनको, क्योंकि ऑप्शन ऐसे ही है। अनुपात की बात होती तो 7:3 हो जाता, लेकिन प्रतिशत की बात करूंगा तो मैं क्या कहूंगा, 7 किसमें, 10 में से इंटू करेंगे 100, प्रतिशत निकालोगे तो कितना आएगा, 70%। ये हो गया 70। तो दूसरा कौन सा, 30%, मतलब जिसमें 70% 30% दे रखा है वह ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्योंकि देखो 70-30 का एक ऑप्शन आपके पास है वो वाला सही होगा। देखो एक यहाँ गलती और होने के चांस रहते हैं। ये पुरुष और ये महिला का क्या है, मेल और फीमेल का अनुपात है। अनुपात नहीं है, सिर्फ प्रतिशत है। अगर यहाँ पर एक ऑप्शन में 30% और 70% भी दिया मिल सकता है, जो ये ऑप्शन नहीं होगा, मेल का 70% और फीमेल का क्या है 30%। लेकिन अगर 30-70 का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है इस सवाल में, लेकिन हो सकता है अगर एग्जामिनर देना चाहता तो ये 30-70 का भी ऑप्शन उसको पहले डालता और वो ज़्यादा गलत होने के चांसेस रहते। ये आपके लिए फायदे की बात है कि 30-70 का ऑप्शन नहीं आया था। इसके बाद एक सवाल आपको मिला था कि x का मान उसने दिया था 1/√3 माइनस √2 और आपसे पूछा था 2/√3 x प्लस 1/x की वैल्यू। देखो x की वैल्यू ये है, इसको गुणा करोगे आप √3 प्लस √2 से बटा √3 प्लस √2। ये क्या करेंगे, परिमेयकरण के हिसाब से पहले गुणा करेंगे। ये a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो a का स्क्वायर 3 का √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2। यहाँ से मिलेगा x मुझे मिला √3 प्लस √2, x की वैल्यू आ गई। अब मैं ले लेता हूँ 1/x की वैल्यू, तो इसको फिर से 1/√3 प्लस √2 लिखूंगा। फिर से मैं √3 माइनस √2 और बटा में क्या करूँगा, √3 माइनस √2। इनको दोनों को हम करेंगे वापस से गुणा, तो ये तो फिर से 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1/x क्या आ गया, √3 माइनस √2। x प्लस 1/x की वैल्यू हम निकालेंगे तो √3 प्लस √2 प्लस √3 माइनस √2। √2 से √2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2√3। x प्लस 1/x की वैल्यू आई 2√3, तो 2√3 को 2√3 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा,
गुणा करो, 2 को 2 से 4 और √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3, तो 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12। ऑप्शन जिसमें 12 है वह ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला सवाल था कि 3 बराबर पात्रों में क्रमशः 2/3, 1/3 और 1/4 दूध है और इन सब को मिला दिया एक बड़े पात्र में, तो बड़े पात्र में दूध और पानी का क्या चाहिए, अनुपात। तो इसको एक बार के लिए आप 12 से गुणा कर लो, क्योंकि इनका एलसीएम सेम 12 आ रहा है, तो 12 से गुणा कर लेंगे। ये 3 का 12 में भाग 4 बार, तो ये होगा 8, ये होगा 4 और ये हो गया 3। मतलब सरल अनुपात आ गया 8:4:3। अब क्या चाहिए कि अगर 12 था तो 8 तो है दूध और पानी कितना, इसमें 4, इसमें 8 और इसमें कितना 9। अब क्या कि दूध का टोटल अनुपात देखेंगे तो 8 और 4 12 और 3 15 और पानी का कितना हो रहा है, 8 और 4 12, 12 और 9 21। 15:21 आ रहा है, जिसको हम काटेंगे तो 5 का भाग 3 का भाग जाएगा 5 बार, यहाँ पर 3 का भाग जाएगा 7 बार। राइट ऑप्शन मिला है 5:7। जिस भी ऑप्शन में है 5:7 वह क्या होगा, सही होगा। देखो मैंने पिछले सवाल में बात की थी और इस सवाल में उसने एक ऑप्शन दिया है 7:5, जो कि गलत है। दूध का अनुपात 5 है, पानी का अनुपात 7 है, तो 7:5 ही क्या होगा, सही। जिसने 5:7 नहीं किया उसका हो गया गलत, और जिसने 5:7 किया वो उसका क्या होगा, सही। यहाँ पर एग्जामिनर ने दिमाग लगाया है थोड़ा सा, आप लोगों को भी चेक किया है। एक सवाल दे रखा था y = a + bx और b का मान पूछा था, तो b का मान भाई धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, क्योंकि ढाल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, तो b का मान धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। एक दिया है कि एक बारंबारता सारणी दी है जिसमें दिया है 25, 32, 39, 45, 46 है ये, और 53 और उसके बाद दिया है 60। और इसका पूछा है कि वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु का मान, तो मध्य बिंदु भी भाई क्या होगा, मध्य बिंदु भी इनकी बीच की रेंज देखेंगे तो 7-7 की चल रही है, तो इनके मध्य बिंदु की रेंज भी क्या चलेगी, 7-7 की चलेगी। तो 7 वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। एक अगला सवाल था, 2 चर थे x और y, उनमें संबंध दे रखा था 2x + 3y = 7 और पूछा है कि y की माध्यिका 2 है, तो y की माध्यिका 2 होगी, तो यहाँ पे रखेंगे y और y का क्या हो गया मान, 3 × 2 6, 7 में से 2 जाए 6 जाएगा, तो 2x बराबर आएगा 1, x बराबर आ गया 1/2, तो 1/2 वाला ऑप्शन सही होगा। इसके अगला सवाल था 0.1156 और यहाँ पर था 56 पर बार। इसको बदलेंगे तो क्या होता है, पॉइंट हटाने के लिए और बार को हटाने के लिए पहले तो संख्या को एज इट इज, फिर बिना बार वाली संख्या को घटा दो और बट्टे में जिस संख्या पे बार है उतने तो 9 लिख दो और जिन पे बार नहीं है उतने 0 लगा दो। तो 1156 - 11/9900 इसको लिखेंगे तो माइनस करेंगे तो ये होगा 1145/9900। काटा पीटी करोगे तो ये क्या मिलेगा, 229/1980, और ये जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो इसमें ध्यान रखना है, जितनी संख्या है एज इट इज लिख देनी है, बिना बार वाली संख्या को घटाना है। अगर सभी संख्या पे बार होता तो यहाँ पे घटाते कुछ नहीं, 0 कर देते, बटा यहाँ क्या होता 9999। जितनी संख्या पे बार है उतने 9 लिखने हैं, जिन पे बार नहीं है, अपने ऑप्शन में ये बार नहीं था, सिर्फ 56 पर बार था, तो जिस पे बार है उतने 0। ठीक है, ध्यान रखना।
पूरी संख्या एज इट इज, माइनस करेंगे कौन सी, बिना बार वाली संख्या, बटा जितने पे बार है उतने 9, जिन पे बार नहीं है उतने 0। एक सवाल दे रखा है कि A अनुपात B अनुपात C और ABC का अनुपात दे रखा है 2:3:4 और एक सवाल दे रखा है 2A² प्लस 9B² प्लस 2C² और इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। तो अनुपात का मान इसमें अगर निकालना चाहेंगे तो ऑप्शन में भी ABC दे रखा है, तो आप क्या करोगे कि एक बार के लिए ये मान यहाँ पर रख दोगे जो वैल्यू मिलेगी, फिर बाई ऑप्शन भी चेक करेंगे कि हम ऑप्शन में देखेंगे वो मान रख के कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। मान रखिए A का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का 2 से गुणा 8, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 का 9 से गुणा 81 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 का 2 से गुणा 32, इसका करेंगे रूट। इसको सोल्व करने के बाद ये क्या मिल रहा है 121 का रूट, तो क्या हो रहा है 11। अब ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन मेरे पास है 2A प्लस B प्लस C। A का करो 2 गुना, 2 का 2 गुना होगा 4, 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7, 7 और 4 क्या हो रहा है 11। मतलब मेरी तरफ से जो ऑप्शन आया वो है 2A प्लस B प्लस C। ये जिस भी ऑप्शन में होगा वह ऑप्शन क्या होगा सही। तो आप लोग भी चेक कर लेना, जिस ऑप्शन में 2A प्लस B प्लस C है वो वाला ऑप्शन क्या होगा सही होगा। एक सवाल था जिसमें 2 समीकरणें दे रखी थी और उनकी 2 प्रतिगामी रेखाओं की बात की थी और पूछा था x श्रेणी का माध्य। तो यहाँ पे x और y का माध्य का मतलब है कि इनका x और y का मान निकालना था। तो 5x माइनस 6y प्लस 90 इक्वल टू था 0 और एक दूसरी समीकरण थी 15x माइनस 8y माइनस 130 इक्वल टू 0। तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हम यहाँ से इसको 3 से गुणा करके लिख देते हैं। तो ये होगा 15x माइनस 18y प्लस 270 इक्वल टू 0। दोनों सेम है, मतलब माइनस कर देंगे प्लस कर देंगे माइनस कर देंगे, कैंसिल हो गया। यहाँ से ये होगा 10y इक्वल टू में आएगा माइनस का 400 इक्वल टू है 0। तो y की वैल्यू यहाँ से आई 400/10 मतलब 40। किसी भी एक समीकरण में y का मान रख दो तो हमें मिल जाएगा x का मान 5x माइनस 6 इंटू 40 प्लस 90 और इसको सोल्व करोगे तो 5x इक्वल टू है 150, x की वैल्यू आई 30। तो 30 वाला क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। एक ग्राफ था जिसमें ग्राफ बना रखा था, बोला था 59.5 के तुल्य प्रतिशतक की बात करो, तो इसमें 80 से 90 के बीच की रेंज आएगी, वो एक ही ऑप्शन में है 85। तो 85 वाला क्या होगा राइट आंसर होगा। सवाल था कि एक सारणी दे रखी थी और परासरण गुणांक का मान पूछा था। तो परासरण गुणांक के लिए क्या होगा उसमें दे रखा था और वो संख्या क्या क्या थी। परासरण गुणांक के लिए सारणी थी 16 से 20, फिर था 20 से 21 से 25, फिर थी 26 से 30 और ये थी 31 से 35। ये थी आयु और उस आयु के लोग क्या थे, व्यक्ति की बात की थी। तो यहाँ पर तो थे 15, ये लोग थे 10, ये थे 27 और यहाँ पर कितने थे 8। परास गुणांक की बात होती है तो परास गुणांक क्या होता है, परास गुणांक होता है हाई माइनस लो बटा हाई प्लस लो। मतलब सबसे बड़ा परीक्षण और सबसे छोटा परीक्षण का अंतर बटा सबसे बड़ा परीक्षण प्लस सबसे छोटा परीक्षण। सबसे बड़ा परीक्षण क्या हो सकता है इनमें से, हम आयु की बात कर रहे हैं कि 16 से 20 आयु के लोग कितने थे 15। तो मतलब आयु क्या हो सकती है सबसे कम 16 और सबसे अधिक आयु क्या हो सकती है 35। तो 35 माइनस 16 बटा 35 प्लस 16, 35 में से 16 घटाएंगे तो 19, 35 में 16 जोड़ेंगे तो 51 और इनको आप क्या करोगे कैलकुलेट करोगे। 19 के अंदर
51 का हम भाग देंगे तो ये आएगा 3.3725। तो यह ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में देखने के बाद हमें पता चला कि एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें क्या है 0.37 मिल रहा है, तो वो ऑप्शन राइट होगा जिसमें 0.37 आंसर है। तो इतने ही सवाल थे मैथ्स के जिनको हमने पूरा विस्तृत तरीके से सॉल्यूशन किया है। अगर आप लोगों को और भी किसी पर्सन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में भेज देना, जिसका सॉल्यूशन मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो भूलवंश, लेकिन जहाँ तक हो सकता है मैंने पूरे क्वेश्चन पूरे मेथड के साथ करवाने की कोशिश की है। आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दो।